हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। और आज बेटा आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं बहुत बेहतर कंटेंट, जिसमें हम बात करेंगे बेटा बीएससी का हमारा जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उस बेस पे जूलॉजी में जो पहला यूनिट है आपका इवोल्यूशन, उसको हम यूट्यूब के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे पूरा कंटेंट। और हाँ, मैं कुछ प्लानिंग भी किया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वो अचानक से गांव से या शहर से स्कूल पढ़ के आते हैं, उनको हैबिट होती है कि भाई बना बनाया नोट्स मिल जाए। तो मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा, और सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को नहीं, साथ ही साथ मैं आपको हिंदी मीडियम का भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। मतलब इस वीडियो में आपको इवोल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, आपको ये पूरा चैप्टर मैं कवर कराऊंगा, यूनिट नंबर 1। साथ ही इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, और ये सिलेबस टोटली बेस्ड है आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। और इसका जो कोड है वो है बेटा ZOSC01T, जो कि आपके सिलेबस में होगा। तो जो बच्चा पूरे छत्तीसगढ़ में या अदर स्टेट में एनईपी फॉलो कर रहा है और वो बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टडी कर रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर की स्टडी कर रहा है, तो ये वीडियो कंटेंट आपके लिए बेस्ट साबित होगा। ठीक है, बस वीडियो को देखते रहिए और आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अभी इवोल्यूशन। तो भाई थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, इस वीडियो में जितने भी कोर कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी है एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि इवोल्यूशन क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की ओरिजिन कैसे हुई है, हमारे अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई है, इन सब को इंक्लूड करते हुए मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ब्रांच का, हमारे बायोलॉजी का एक ब्रांच है, हमारे साइंस का एक ब्रांच है, जिसे हम कहते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है? इट इज द ब्रांच, ठीक है भाई, ब्रांच ऑफ साइंस है बेटा। ओके, साइंस का ब्रांच है, और इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं, किस चीज की स्टडी करते हैं, जिसमें ये नया ब्रांच बना दिए। तो भैया इन विच द स्टडी अबाउट, ठीक है, क्या पढ़ते हैं देखो तो, इन विच द स्टडी अबाउट, हिंदी भी मिलेगा बेटा, डोंट वरी, स्टडी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ओरिजिन ऑफ, पहले ले लो अर्थ, ठीक है, एंड लाइफ फॉर्म्स, एंड क्या हो जाएगा, लाइफ फॉर्म। ठीक है, अब लाइफ फॉर्म्स में आप ले सकते हैं बेटा ओरिजिन, ठीक है, एंड डेवलपमेंट, किसका डेवलपमेंट, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरा, ठीक है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा मतलब हम बात करें किसकी, प्लांट की बात कर रहे हैं, हम बात करें किसकी, प्लांट की। एंड ठीक है, एंड फौना, जिसमें आपकी कैटेगरी आ जाएगी किसकी भाई, एनिमल्स की। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल का ओरिजिन, उत्पत्ति कब हुआ है, और उसका विकास, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उन सभी चीजों की स्टडी करना ही इवोल्यूशन कहलाता है। समझ में आ रही बात? ये चीजें इवोल्यूशन कहलाती है। और हाँ भाई, इस वीडियो को जो भी बच्चा देख रहा है, ठीक है, हर एक कैंडिडेट के लिए, इवन बायोलॉजी के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सीयूईटी एग्जाम हो, पीजीडी एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, और ना जाने इस दुनिया में होने वाले हजारों एग्जाम हैं, यदि वो बायोलॉजी का एग्जाम है तो हाँ, ये वीडियो आपके लिए बेस्ट साबित होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। तो इवोल्यूशन क्या है? तो मैंने कहा पहला पॉइंट, सबसे पहले तुम ओरिजिन करवाओ, किसका, ओरिजिन ऑफ अर्थ का। और अर्थ की ओरिजिन कराने के बाद तुमको कराना है ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ क्या बेटा, लाइफ फॉर्म, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन कराएंगे। और ये ओरिजिन हमेशा कैसा होगा बेटा, आगे बढ़ते जाएगा, कभी पीछे नहीं होगा। मेरे डियर एस्पिरेंट्स, है ना, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, मेरे बड़ों, सबको मैं ये बताना चाहता हूं कि भैया अर्थ के ओरिजिन के बाद जब ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन हुई है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसा था, प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो यहां पे एक बात मैं बता दे रहा हूं, इसको याद रखना, द इवोल्यूशन प्रोसेस इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव। ठीक है, ऑलवेज प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, कभी भी रेट्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। ये पाथवे ऐसा बढ़ सकता है मगर वापस कभी नहीं आ सकता। और यूनिडायरेक्शनल है ना, इसके पाथवे को यदि मैं बात करूं तो ये कैसा है बेटा, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है।
अच्छा, यूनिडायरेक्शनल के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, यूनिडायरेक्शनल है। इन तीन डेटा को याद रखना, एक प्रोग्रेसिव है, दूसरा यूनिडायरेक्शनल है, और कैसा होता है, स्लो होता है। पहले जब लाइफ फॉर्म बनेंगे तो पहले सिंपल फॉर्म बनेंगे बेटा, और सिंपल फॉर्म के बाद में आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म का फॉर्मेशन होगा। तो ये इवोल्यूशन है। कभी भी किसी टॉपिक को आप स्टडी करते हैं तो क्या पहले कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लेक्स एरिया से टच करते हैं, या फिर आप बहुत सिंपल टॉपिक को पहले कवर करते हैं और सिंपल टॉपिक को समझने के बाद आप कॉम्प्लेक्स एरिया की तरफ बढ़ते हैं? तो सेम हमारे दुनिया में, हमारे अर्थ में, हमारे धरती माता में इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, सिंपल फॉर्म से स्टार्ट हुआ और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बढ़ते गया। और हाँ, जैसे भाई मेरा तो पूंछ यहां पे नहीं है ना, आपका पूंछ है क्या, देख लो एक बार पीछे टच करके देखना कि किसी के पास पूंछ है या नहीं। यदि आपके पास पूंछ नहीं है और आपके पूर्वजों जो कि बंदर थे उनके पास पूंछ था, दैट मींस एक बार पूंछ के डीजनरेशन के बाद वापस कभी भी पूंछ नहीं आ सकता, आपका टेल नहीं आ सकता। इस बात को ध्यान देंगे। वापस क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इवोल्यूशन प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। आई बात समझ में? वेरी गुड। चलिए सिंपली ये बात, अच्छा इतने बार 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 हम एक टर्म यूज कर रहे हैं भाई, क्या टर्म यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं भैया इवोल्यूशन। हम क्या बोल रहे हैं? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं विकास कुमार साहू। ठीक है भाई, ये विकास है बेटा। और विकास जो टर्म है ना, ये जो शब्द है, ठीक है, विकास टर्म बोलो या इवोल्यूशन टर्म बोलो, इसको दिया था बेटा एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है हार्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हार्बर्ट स्पेंसर ने फर्स्ट टाइम इस टर्म को यूज किया था। तो बोल सकते हैं कि इस टर्म्स को पहली बार प्रपोज करने वाला बंदा कौन है? हार्बर्ट स्पेंसर है। तो अब एक पॉइंट लिख देना कि इवोल्यूशन टर्म गिवन बाय हार्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, तो ये सिंपल सी कहानी हो गई इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ये एक ऐसा ब्रांच है हमारे साइंस का जिसमें हम इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं। किसका इवोल्यूशन? हमारे अर्थ का इवोल्यूशन। किसका इवोल्यूशन? एक प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन। और किसका? यूकैरियोट का। और किसका? प्लांट का, एनिमल का, माइक्रोब्स का। सभी की ओरिजिन और डेवलपमेंट की स्टडी करना ही इवोल्यूशन कहलाता है। और चलो, जिसका आपको इंतजार है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, इवोल्यूशन या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? तो इसमें दो चीजों की स्टडी करेंगे। हाउ लाइफ बिगिन ऑन अर्थ, तुम्हारे धरती माता का ओरिजिन कैसा हुआ है, एंड डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव चेंज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। लाखों करोड़ों साल बाद इस दुनिया में जो जितने भी ऑर्गेनिज्म आए थे, एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सभी ऑर्गेनिजम्स में कैसे चेंजेस हुआ। क्यों हम फाइलम में पोरीफेरा से लेकर के लास्ट फाइलम 12th नंबर का फाइलम कॉर्डेटा में जाते हैं? क्यों ऐसा नहीं होता कि कॉर्डेटा पहले पढ़ लें और पोरीफेरा बाद में? क्योंकि इस दुनिया में जब पहला एनिमल आया होगा तो वो कौन है? पोरीफेरा। सेकेंड में कौन आया? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, फ्लैटिलमिंथस, एस्केलमिंथस, है ना। उसके बाद आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, इकानोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये सब वैरायटी क्या है बेटा? इवोल्यूशन के प्रोसेस। ठीक है, तो वैसे ही इवोल्यूशन हुआ है। और देखो भाई, एकदम शुद्ध हिंदी में भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो जितने मेरे प्यारे छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चे, सब जो भी है हमारे स्टूडेंट, हमारे एस्पिरेंट, जो कहते हैं कि सर आप इंग्लिश में लिख के चले जाते हो, हिंदी वाले बच्चों को ध्यान नहीं देते, तो चलो भाई आज हम तुम्हारा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो बहुत सिंपल से लिखा है, विकासवादी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो यह अध्ययन करती है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई है। देखो, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई है, इसकी स्टडी करते हैं। साथ ही साथ इस पृथ्वी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु लाखों वर्षों में कैसे परिवर्तित हुए हैं, इन सभी का स्टडी करना ही इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाता है। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, मैंने ये बताया था कि इवोल्यूशन क्या प्रोसेस है? प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। तो आपका कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में दोनों मिला है। इट इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। ओके, इट डज नॉट रिवर्स, ये कभी भी वापस नहीं जा सकता, हमेशा आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? एक्यूमुलेटिंग बेनिफिशियल चेंजेस, मतलब वो धीरे धीरे इकट्ठा करेगा। लाओ भैया एडाप्टेशन लाओ, इधर से ऐसा इकट्ठा करते 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 बहुत सारे चेंजेस हो जाएगी, और बहुत सारे चेंजेस के बाद एक इंसान कुछ अलग बन जाएगा, मतलब उसमें भी इवोल्यूशन हो जाएगी। तो पॉइंट नंबर 2, थ्रू द इवोल्यूशन organism become better suited to survival and reproduce in their environment. That means
कभी भी आप में इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना, कभी भी आप में यदि इवोल्यूशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है बेटा? फॉर बेटर सर्वाइवल, ठीक है, फॉर बेटर सर्वाइवल। मतलब ये जो इन्वायरमेंट है वो अपने आप में ऐसा चेंजेस नहीं करेगा कि आप एलिमिनेट हो जाओ, वो तो हमेशा चाहेगा कि आप बेहतर बनो। मगर हां, आप बेहतर बनना ही नहीं चाहते तो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे और आपका भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। क्लास में टॉपर एक होता है, ठीक है, और चिल्लर लोग बहुत सारे होते हैं जो ताली बजाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो उस एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करता है, अपनी स्ट्रेटजी मेंटेन करता है, एग्जाम प्रॉपर दिलाता है और बहुत अच्छे नंबर लाता है। तो वैसे ही बस आपको भी इवोल्यूशन इस तरीके से करना है। ओके, तो भाई इंक्रीज करता है अपना सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव रेट ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ सके एंड नॉट द ट्रेड टेक ऑर्गेनिज्म बैकवर्ड, कभी भी वापस वो नहीं जाएगा। तो हिंदी में लिखा है देखो, विकास उन लक्षणों का समर्थन करता है जो जीवित रहने और प्रजनन को आगे बढ़ाते हैं, ना कि वो जो जीव को पीछे ले जाने के लिए। इसलिए विकास एक दिशा में अग्रसर और अनुकूलनीय होता है, ना कि प्रतिगामी, मतलब पीछे कभी भी नहीं जाता। ठीक है, थोड़ा हिंदी पढ़ने में दिक्कत होता है बट कोई बात नहीं, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया बेटा बेसिक सा, छोटू सा, मोटू सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए, मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन सिंपल विकास की यदि हम बात करें तो भाई विकास में ना दो चीजें आनी चाहिए। एक आना चाहिए बेटा ओरिजिन, ठीक है, इस दुनिया की उत्पत्ति से लेकर के ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति तक सब कुछ का रेंज हम लेंगे किसमें? ओरिजिन में। ठीक है, ओरिजिन के साथ में आपको ये और वर्ड लेना है प्रोग्रेसिव। ठीक है, आपको लेना है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। तो भाई ओरिजिन में हम किसकी ओरिजिन देखेंगे? तो भैया पूरे नेबुला प्लैनेट की फॉर्मेशन देखेंगे। तो चलो प्लैनेट को छोड़ दो, आपको तो इतना पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। अर्थ के ओरिजिन के बाद में ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ, और ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले प्रोकैरियोट आया, उसके बाद में यूकैरियोट आए, उसके बाद में यूकैरियोट में मल्टी सेल्यूलर आए, है ना। इन सभी का इवोल्यूशन, सभी का ओरिजिन हमको जानना है एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कैसे हुआ है। इसको मैं एक एग्जांपल दूंगा, वर्टिब्रेट के डेवलपमेंट से दूंगा बेटा। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कैसे? ऑलवेज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पुअर टू रिच बोल सकते हैं, मतलब कम डेवलप से हाईली डेवलप में जा सकता है। ये सिंगल डायरेक्शनल प्रोसेस है, ठीक है, मतलब हमने तो पहले ही बताया है कि ये बंदा जो है वो यूनि डायरेक्शनल प्रोसेस होता है, तो कुछ इस तरह से जाएगा। चलो अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक बहुत बड़ा कंटेंट दे रहा हूं जिसको आपके एग्जाम में भी सीक्वेंस पूछा जाता है, इवन आप अपने डेटा में भी लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा। देखो, यदि मैं बात करूं यहां पे इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट का, ठीक है, हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट, हिंदी में बोलूं बेटा तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? कशेरुकी में विकास। ठीक है, बताओ हमारा सबसे पहला वर्टिब्रेट कौन है? ठीक है, यदि इस वीडियो को आप देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज जैसे ये टाइम बफर आएगा उस टाइम पे आप मुझे कमेंट करें कि भाई हमारे वर्टिब्रेट का जब इवोल्यूशन हुआ तो पहला वर्टिब्रेट कौन बना। ठीक है, उसका आंसर आपको देना है। चलो मैं यहां पे तो नोट कर देता हूं, सबसे पहला जो वर्टिब्रेट आया वो आया बेटा फिश। कौन आया सबसे पहले? सबसे पहले आया फिश। फिश में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। अच्छा, कहां हो रहा है? यदि मैं लाइफ बिगिन फ्रॉम बोलूं या ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करूं, यदि ओरिजिन ऑफ लाइफ कहां से हुआ है तो वाटर से हुआ है, जल से हुआ है, पानी से हुआ है। और पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और चिल्लाते चिल्लाते मेरा भी मुंह सूख गया है। देखो, मतलब मुझे भी जीने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही इवोल्यूशन के लिए भी क्या चाहिए? बिल्कुल पानी चाहिए बेटा। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की यदि हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो याद रखना फर्स्ट लाइफ फॉर्म ओरिजिनेटेड अंडर द वाटर, पानी के अंदर उसका ओरिजिन हुआ है। और कौन था वो?
फिश, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाती है और बाहर निकालो तो मर जाती है। क्यों कहते हो? क्योंकि फिश कभी पानी से बाहर नहीं निकल सकता। जोक सवार। चलिए, तो यार वाटर के अंदर ही ओरिजिन हुआ है। अभी हम पढ़ेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब यार फिश का दिमाग खराब होने लग गया, यार नहीं यार मैं पानी के बाहर जाऊंगा, पानी के बाहर जाऊंगा। तो ये धीरे धीरे इनमें चेंजेस हुई और पानी के बाहर पहली बार निकला और उसको हमने कह दिया एम्फीबिया। क्या कह दिया इसको? एम्फीबिया। छत्तीसगढ़ी में मिच का। ठीक है, ऐसी बातें हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं। तो भैया फिश से सबसे पहले क्या बन गया? एम्फीबिया। मगर एम्फीबिया टेरेस्ट्रियल था, जमीन में चल रहा था, मगर ये कंप्लीट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बंदा एग ले करने के लिए, अंडे देने के लिए कहां आना पड़ता है इसको? पानी में वापस आना पड़ता है। और पानी में वापस आ रहा है इसलिए भैया ये सक्सेसफुल नहीं है। तो एम्फीबिया में भी धीरे धीरे चेंजेस हुई। इसका भी दिमाग खराब हुआ, बोला नहीं अब मैं जाएंगा तो वापस कभी नहीं आएंगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? जब मैं जाएंगा तो वापस कभी नहीं आएंगा। और उसका नाम मैंने बता दिया बेटा, क्या? रेप्टाइल्स। तो एम्फीबिया में ही चेंजेस हुआ और वो बन गया क्या? रेप्टाइल बन गया। और रेप्टाइल अब ऐसा एनिमल है जो कभी पानी में आने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल है। देखो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। मतलब आप यदि बेहतर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, आगे चल के कुछ बड़ी हस्ती बनना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि तुम फिश ही नहीं बने और सीधे तुम मैमल बन गए। नो, नॉट पॉसिबल। आपको धीरे धीरे स्लो प्रोग्रेसिव प्रोसेस करते रहना पड़ेगा। और प्रोग्रेसिव प्रोसेस करेंगे तभी तो आपका इवोल्यूशन होगा। तो इवोल्यूशन आपके लाइफ के लिए बहुत बेहतर है ना? हर किसी के लिए बेहतर है। मगर आप में इवोल्यूशन हुआ ही नहीं तो क्या होगा? तो धीरे से, अकॉर्डिंग टू डार्विन एंड लैमार्क, धीरे से तुम विलुप्त हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए हमेशा पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। आजकल के बच्चे, जैसे लैमार्क चच्चा हमारे कहते हैं ना, लैमार्क का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो क्या है? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। मतलब जैसे जैसे आप अपने जीवन में कैरेक्टर को एक्वायर करते जाएंगे, वही कैरेक्टर एक्यूमुलेट होके जनरेशन टू जनरेशन, मतलब मेरे बच्चे में जाएगा, मेरे बच्चे से उनके बच्चे में जाएगा, ऐसा कहना है हमारे चच्चा का। नाम है लैमार्क। मगर क्या मेरा हाथ टूट जाएगा तो क्या मेरे बच्चा जब पैदा होगा तो वो भी बिना हाथ का रहेगा, बिना हैंड के रहेगा, लूला लंगड़ा रहेगा? नो, ये तो सोमैटिक कैरेक्टर्स है, वो तो बाद में पता चला। मगर कुछ एक्वायर कैरेक्टर जो है वो एक्यूमुलेट होकर के अगले जनरेशन में जाता है। इस बात की पुष्टि तो हुई, ठीक है, बट वो एक्वायर कैरेक्टर कैसे होने चाहिए? जेनेटिक होना चाहिए। यदि आपके जीन में कोई चेंजेस हो रही है तो हाँ ऑफ कोर्स वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ सकता है। तो सोचो, अभी दो चीजें, बहुत बड़ी बात है। अंगूठा, अभी उंगलियों में अंगूठा सबसे छोटा है, देखो सबसे छोटा है, मगर हम इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं मोबाइल चलाने के लिए, सोनू बाबा कर रहे हैं, तो उसके कारण हमारा जो अंगूठा है वो बढ़ते जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि ऐसे करो सुदेश सर देखो मेरा अंगूठा, वो अंगूठा इतना बड़ा हो जाएगा, ये है बड़ा। कैसे? इवोल्यूशन। और ये ठीक है, क्योंकि हम अपने ब्रेन का यूज तो कर ही नहीं रहे। और लोग बोलते हैं कि तुम्हारे ब्रेन में भूसा भरा हुआ है। ये क्यों बोलते हैं? मतलब धीरे धीरे यहां ये खाली होते जाएगा क्योंकि हम अपने ऊपर वाले माले का यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज द रेट्रोग्रेसिव एलिमिनेशन। धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएगा और ये अंगूठा बढ़ जाएगा। करते रहे मोबाइल में चैटिंग, ठीक है? तो बस इस चीज को छोड़ो, यहां को यूज करो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलो, रेप्टाइल में डेवलपमेंट हुआ बेटा, विंग्स आ गया अचानक। रेप्टाइल में आ गया विंग्स और ये बन गया आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स कौन है? बर्ड्स, एव्स। ठीक है, एव्स लिख दे रहा हूं और यहां पे नोट कर दे रहा हूं बर्ड्स। ठीक है बेटा, विंग्स आ गए तो एव्स। और इसी रेप्टाइल में जब मेमोरी ग्लैंड आया, है ना, स्तन ग्रंथि जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो यहां पे जिस दिन मेमोरी ग्लैंड आया बेटा, उस दिन से इसका डेवलपमेंट हो गया और ये क्या बन गया? मैमल्स। क्या बन गया? ये मैमल्स का डेवलपमेंट हो गया। तो देखो, सबसे पहले फिश आया, लेस डेवलप्ड, थोड़ा बेहतर बना एम्फीबिया, थोड़ा बेहतर बना रेप्टाइल, और बेहतर बने एव्स, रेप्टाइल में और बेहतर बने और क्या बन गए? मैमल्स। पहला मैमल अंडे देता था, एग ले करता था, कौन है? प्लेटिपस। कौन है? प्लेटिपस। कौन है बेटा प्लेटिपस? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड मैमल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली एमसीक्यू। तो भाई रेप्टाइल से मैमल बना तो पहला कनेक्टिंग लिंक कौन है बेटा? जिसके पास कनेक्टिंग लिंक किसको बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक्स आर द कैटेगरी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव द कैरेक्टर ऑफ रेप्टाइल एंड मैमल बोथ। दो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग क्लास का यदि कैरेक्टर एक ही एनिमल कैरी कर रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। और ये तुम्हारा कनेक्टिंग लिंक है, इसको तुम अच्छे से जानते हो। रेप्टाइल से एव्स बनने के लिए क्या चाहिए? कौन है वो? आर्कियोप्टेरिक्स, विशाल काय पक्षी जिसको तुम कहते हो। ये एक्चुअल में डायनासोर की दीदी है, ठीक है? डायनासोर की दीदी जो उड़ती थी वही है आर्कियोप्टेरिक्स। तो अब तुम्हारे लिए चैलेंज है, हमारे इसी यूट्यूब के चैट में तुम मुझे बताओगे कि फिश और एम्फीबियम का कनेक्टिंग लिंक कौन है? ए फॉर एप्पल, ए आंसर में, और एम्फीबियस है रेप्टाइल कौन है वो आप बताओगे, ठीक है? ये दोनों आपके लिए टास्क है, आप सर्च करो और मुझे बताना। सुदेश सर, फिश और एम्फीबिया का कनेक्टिंग लिंक है ए और ये इसका है बी, ये आप बताओगे। और ये देखो ये प्रोसेस कैसा है? ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, प्रोग्रेसिव एंड स्लो प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? तो देखो बातों बातों में मैंने आपको इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसके सीक्वेंस को भी याद रखना। पता है तुमको हार्ट का चैम्बर? देखो फिश में कितने चैम्बर थे? फिश में 2 चैम्बर ऑफ हार्ट, एम्फीबियन में 3 चैम्बर ऑफ हार्ट, रेप्टाइल में, लोअर रेप्टाइल में 3 चैम्बर ऑफ हार्ट और हायर रेप्टाइल में 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। देखो रेप्टाइल में पहले 3 चैम्बर था, जब वो क्रोकोडाइल बना, बड़ा वाला एलिगेटर क्रोकोडाइल, उनमें 4 चैम्बर हो गए। और इसी 4 चैम्बर से आगे चल के यहां पे भी 4 चैम्बर हुआ, ये भी 4 चैम्बर हुआ। देखो मतलब इस दुनिया में हार्ट भी बना होगा, तुम्हारा दिल धड़कना स्टार्ट किया होगा तो दिल भी पहले 2 चैम्बर के थे, फिर 3 चैम्बर के हुए और फिर 4 चैम्बर के हुए। क्या पता आगे चल के इंसान जो बनेंगे उसके 5 चैम्बर हो, 5 दिल हो, ठीक है? ताकि वो अलग अलग लोगों के लिए फीलिंग्स रख सके, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है? तो चलिए ये हो गया बेटा आपका इवोल्यूशन क्या है। तो चलो इवोल्यूशन क्या है देखते हैं। सबसे पहली बात, इवोल्यूशन जो वर्ड होता है उसका मतलब है स्लोली अनफोल्ड और रिवील समथिंग हिडन, जो छुपा हुआ है उसको आपके सामने लाना। और हां भाई, इस टर्म्स को पहली बार किसने लाया था? तो हार्बर्ट स्पेंसर, हमने पहले पेज में ही बताया है। मगर हां, अभी बहुत सारी थ्योरी आएगी, बहुत सारा बोल बच्चन होगा, इन सभी बोल बच्चन में कई चीजें फॉल्स रहेंगे, डेटा नहीं रहेगा, प्रूफ नहीं रहेगा। मगर हां, हमारे सबसे बड़े चच्चा हैं डार्विन, ठीक है? ग्रेट मैन डार्विन, क्योंकि इवोल्यूशन का सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल बोलूं, सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया मॉडल कौन सा है? तो डार्विनिज्म थ्योरी है। याद रखो डार्विन के थ्योरी का नाम क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। यदि नेचुरल सिलेक्शन ऑप्शन में ना हो तो क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मगर दोनों ना हो तो क्या है? यदि नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दोनों नहीं है तो क्या लोगे ऑप्शन? क्या लोगे? ये ले लो। आंसर है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। डिसेंट थ्योरी कहते हैं इसको। डिसेंट थ्योरी का मतलब यदि हिंदी में बोलूं तो परिवर्तन के साथ में वंशानुक्रम, मतलब आप में धीरे धीरे चेंजेस होगा और ये जो चेंजेस है वो जनरेशन टू जनरेशन जाते जाएगा, मूव होते जाएगा और आपके अगले जनरेशन में ये जेनेटिक कैरेक्टर जो आपने वो किए हैं, इनबिल्ड किए हैं, वो आपके अगले जनरेशन में जाता है, ऐसा इनका कहना है। इन शॉर्ट सिंपली यदि मैं बोलूं इवोल्यूशन क्या है, तो इवोल्यूशन एक स्टोरी है, कहानी है। किसकी? कैसे लाइफ बिगिन हुई, स्टार्ट हुई, हाउ लाइफ बिगिन एंड हाउ डिफरेंट फॉर्म डेवलप्ड एंड डाइवर्सिफाइड ऑन अर्थ। इस दुनिया में जीव कैसे आए, उनमें डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ, वो डेवलप कैसे हुआ, इन्हीं की स्टडी करना क्या कहलाता है? इवोल्यूशन कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका पूरा कहानी है, मेरी जुबानी है, बहुत अच्छा कंटेंट है, नोट कर लेना भैया, ठीक है? चलो अब यहां पे आता है बेटा व्हाट इज द यूनिवर्स। दुनिया, यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या है, मिल्की वे क्या है, गैलेक्सीज क्या होते हैं, तो ये बात हो गई। तो भैया यूनिवर्स को यदि मैं सिंपली डिफाइन करूं तो इट इज द ह्यूज क्लस्टर, ठीक है? इट इज द
ह्यूज, बहुत बड़ा क्या है, क्लस्टर है। किसका? क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। ठीक है, क्लस्टर ऑफ क्या है बेटा? गैलेक्सी नहीं, गैलेक्सीज। बहुत सारे गैलेक्सीज मिल करके हमारा ब्रह्मांड बनाते हैं। और इस ब्रह्मांड में यदि आपने नाम दे दिया ना गैलेक्सी, तो मैं ये कहता हूं कि भैया गैलेक्सी में क्या क्या होते हैं? तो गैलेक्सी में स्टार्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? गैलेक्सी में स्टार्स होते हैं। गैलेक्सी में क्लाउड ऑफ गैसेस होता है। गैलेक्सी में क्लाउड ऑफ क्या होता है बेटा? गैसेस होती है। और गैलेक्सी में एक और चीज होती है, क्या? वो जो तुमको नहीं पसंद है, डस्ट पार्टिकल। तो स्टार्स, आपको लगता है ना स्टार छोटे छोटे तारे टिमटिमाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। स्टार हो सकता है आपके अर्थ से भी बड़ा हो, वो भी एक तरह का प्लैनेट जैसा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो भाई देखो, इट इज द ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी एंड गैलेक्सी कंटेन, है ना, आपका सेंटेंस बन जाएगा एंड गैलेक्सी कंटेन। एक गैलेक्सी में क्या क्या हो सकता है? तो भैया स्टार्स हो सकते हैं। ठीक है, क्लाउड ऑफ गैसेस हो सकती है, और क्या हो सकता है? डस्ट हो सकता है। इन सबको मिलाकर के आप बोल सकते हो कि भैया वो हमारा क्या बन गया? गैलेक्सी। और बहुत सारे गैलेक्सी मिलके क्या बनाते हैं? तो हमारे यूनिवर्स का डेवलपमेंट करते हैं, यूनिवर्स का डेवलपमेंट करते हैं। और हां, याद रखना कि ये स्टार, क्लाउड ऑफ गैसेस, डस्ट के साथ साथ आपको क्या मिलेगा? इन्हीं सभी चीजों से तो ही हमारा एक और रोल प्ले होता है जिसमें हम रहते हैं। क्या है वो? प्लैनेट। क्या बेटा? वो क्या है? तुम्हारे प्लैनेट्स हैं। और प्लैनेट में चलो दूसरे को तो भूल जाओ, एक तो तुमको याद करना है हमारे चच्चू को, सूरज चच्चू। और दूसरा हमको ये पता करना है जो, ठीक है, सन तो हमारा सेंटर है बेटा। दूसरी बात, हमारा धरती माता जिसको हम कहते हैं क्या? अर्थ। तो इन सभी के कलेक्शन को हम गैलेक्सी कहेंगे, और गैलेक्सी में गैलेक्सी के कलेक्शंस को हम कह देंगे क्या? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या है, या यूनिवर्स का डेवलपमेंट, या फिर हमारे अर्थ का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इस बातों को बताने के लिए बिग बैंग थ्योरी आएगा। ठीक है, आगे क्या आएगा? बिग बैंग थ्योरी आएगा। ये देख लो, मैंने क्या बताया? ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैलेक्सी, बहुत बड़ी गैलेक्सी, कलेक्शन है गैलेक्सी की। क्या क्या होता है बेटा? स्टार्स होते हैं, डस्ट होते हैं, एंड क्लाउड ऑफ गैसेस होते हैं। गैसेस लिखा है, आप उसमें क्लाउड ऑफ गैसेस भी नोट कर देना। ठीक है, व्हेन वी कंपेयर अर्थ टू द यूनिवर्स, यदि यूनिवर्स के साथ में हमारे अर्थ को यदि हम कंपेयर करें, तो अर्थ लुक्स एक्सट्रीमली टाइनी, बहुत छोटा दिखाई देगा, लाइक ए स्मॉल डॉट। समझ रहे हो? मतलब ये दुनिया कितनी बड़ी है, हमारा जो गोला है वो छोटा सा बिंदी है, डॉट है, और हम इतने अखंड घमंड के साथ घूमते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। एक दिन अचानक से एस्टेरॉइड फॉल हुआ और सबके सब मर गए। यार तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? ठीक है, ये तो वही बात है, लोटा लेकर आए थे और लोटा लेकर जाएंगे। ठीक है, तो घमंड बिल्कुल नहीं, बस प्यार से रहिए सबके साथ और कंटेंट पढ़ते रहिए। चलिए, ओके ठीक है। अब यदि हमको पता करना है भी कि सूरज चाचू कितना दूर है भैया, या फिर हमारे अर्थ से मार्स कितना दूर है, तो डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं एक पैरामीटर जिसको हम कहते हैं बेटा लाइट ईयर्स। तो याद रखना, वैज्ञानिक जो है वो तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में नापते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष में नापते हैं, तो लाइट ईयर्स कहते हैं उसको। दिस इज बिकॉज स्टार आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि भैया तारे टिमटिमाते हुए बहुत छोटे दिखाई देते हैं। और छोटे दिखने का मतलब यह है कि भाई मैं बहुत दूर में रहूंगा और बोलूंगा ए भैया इधर आओ, तो आप बोलोगे कौन है? ये पूर्वक कौन है? दिख ही नहीं रहा है। पास आने पर समझ में आएगा, अरे सुदेश सर जाना पड़ेगा, नंबर कट जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये बात हो गई। व्हेन वी सी स्टार एट अ नाइट, वी आर एक्चुअली लुकिंग बैक इन टाइम। जो रात में हम तारे देखते हैं वो टिमटिमाते रहता है, और वो हम क्या देख रहे हैं? हम पास्ट को देख रहे हैं। ऐसा मान के चलो वो मूवमेंट हो चुका है जिसको हम देखते हैं, तभी वो झिलमिलाते हुए हमको दिखता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। बाकी इस पेज में आपके काम का है ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैलेक्सी, और गैलेक्सी कंटेंट क्या क्या, तो वो मैंने बताया, ये जो आपका डेटा है। ठीक है, चलिए, क्यों ऐसा होता है भाई? तो देखो, दिस इज बिकॉज द लाइट फ्रॉम दोज स्टार स्टार्टेड इट्स जर्नी मेनी मिलियंस ऑफ ईयर एगो।
मतलब लाखों करोड़ों साल बाद वो जो लाइट है वो मूव करते 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 हमारे अर्थ में आती है, और इतने समय बाद जब आती है, बाय द टाइम इट रीचेस अस वी आर सीइंग देयर पास्ट इमेज, मतलब हम उसके पास्ट इमेज को देख रहे हैं। मतलब फोटो खिंचवा लिए, ये ले भैया फोटो ले ले, तो फोटो हमको दिखता है टिमटिमाता हुआ, ठीक है। हाउएवर थिंग्स we see around us on earth are seen in the present, लेकिन पृथ्वी पर हमारे आसपास की चीजें हमें वर्तमान दिखाई देती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज बिकॉज देयर लाइट रीचेस इंस्टेंटली, मतलब जिसको मैं देख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेन को देख रहा हूं, तो पेन को मैं देख रहा हूं, तो पेन से जो एमिटेड लाइट है वो मेरे आंखों में तुरंत आ रही है, मैं तुरंत इसको देख रहा हूं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ये तो प्रेजेंट है, ठीक है। The most accepted explanation about how the universe started is called Big Bang Theory. यही हमको पढ़ना है आगे चल के, ठीक है। क्या पढ़ना है अपने को? बिग बैंग थ्योरी पढ़ना है। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फॉर द फॉर्मेशन या हाउ द यूनिवर्स स्टार्टेड या हाउ द यूनिवर्स इज ओरिजिनेटेड, इसके लिए हमको पढ़ना है बिग बैंग थ्योरी, और साइंटिस्ट का नाम है आबे लिमिट्री, ठीक है। तो चलो ये देखो भैया, बिग बैंग थ्योरी जो है उसको प्रपोज किया गया था आबे लिमिट्री के द्वारा। बिग बैंग सिद्धांत का प्रस्ताव आबे लिमिट्री ने दिया था। क्या कहता है? हमारे इस दुनिया के ओरिजिन का क्या कारण है? इन्होंने कहा ह्यूज, लार्ज, मेगा। क्या बोलूं? जो तुम बोलना चाहो। मैंने कहा ह्यूज और मेगा, ठीक है। एक्सप्लोजन, ठीक है। ह्यूज और मेगा एक्सप्लोजन, जिसको बोलते हैं बेटा थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। देख लो, थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है, ऐसा इनका कहना है। अचानक से एक्सप्लोजन होने के कारण, ठीक है, एक्सप्लोजन SION कैसा हो रहा है ये, ठीक है। तो अचानक से थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने के कारण किसमें ह्यूज और मेगा एक्सप्लोजन या थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन इंटिटीज। ये इंटिटीज क्या है मुझे भी नहीं पता। जब आपको कुछ भी नहीं पता हो, एक कण को, एक कंपोनेंट्स को हम बोल देते हैं इंटिटीज। और अचानक से जब बेटा ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हुआ, तो विस्फोट होने के बाद में एक्सपांसन होने लग गया, ठीक है। एक्सपांसन ऑफ क्या? डस्ट पार्टिकल, ठीक है। एक्सपांसन ऑफ डस्ट पार्टिकल, एंड डस्ट पार्टिकल के साथ साथ तुम्हारे क्लाउड ऑफ गैसेस, ठीक है। क्लाउड ऑफ गैसेस जो है वो फैल गए। अब आपको पता है कि भाई जैसे जैसे पार्टिकल या मैटर फैलते जाएंगे तो टेम्परेचर धीरे 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 डाउन होते जाएगा। याद रखना, टेम्परेचर डाउन तो हो रहा है, मगर अभी भी स्टिल बहुत हॉट एंड प्रिमिटिव कंडीशन है। रिडक्शनल एटमॉस्फेयर यहां पे अप्लाई होगा, ठीक है। चलो एक्सपांसन होने लग गया। अब एक्सपांसन होने लगेगा, ठीक है बेटा, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी के कारण क्या होता है देखना, तो ड्यू टू ग्रेविटी डस्ट पार्टिकल एंड क्लाउड ऑफ गैसेस कम टुगेदर। देखो दोनों आसपास ले आओ, ओके। ड्यू टू ग्रेविटी डस्ट एंड क्लाउड ऑफ गैसेस, cloud of gases come close together to form, क्या बना रहा है देखो तो form डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। यहीं से तुम्हारा ओरिजिन होगा, देखते जाओ। to form डिस्क लाइक, क्या बना रहा है? स्ट्रक्चर बना रहा। और इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा? नेब्यूला। क्या कहते हैं इसको? नेबुला कहते हैं। तो पहली बार अचानक से बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के कारण डस्ट पार्टिकल, क्लाउड ऑफ गैसेस बिखर गए, और बिखरने के बाद अचानक से ग्रेविटी जनरेट हुई, और इस ग्रेविटी के कारण ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के आसपास आए, और आसपास आकर के एक बड़ा सा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया। और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हमने कुछ कह दिया नेबुला, ठीक है। इस नेबुला में क्या था? तो भाई ये जो नेबुला था बेटा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखते रहो भैया, एस्पिरेंट्स हमारे नेबुला में से स्टिल, ठीक है, स्टिल बिकम
हॉटर। एक नेबुला ऐसा था जो अभी भी गर्म हो रहा था, मगर अदर नेबुला जो है वो कूल डाउन हो गए। मतलब समझ जाओ कि बहुत सारे डिस्क बने होंगे, इतने सारे डिस्क में एक गर्म होते जा रहा था और बाकी सब ठंडे हो गए। भाई जो ठंडे हो गए वो बन गए बेटा अदर प्लैनेट। जो ठंडे हो गए वो बन गए अदर प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ। और जो गर्म हो रहे थे स्टिल बिकम हॉटर, क्योंकि यहां पे क्या चल रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या चल रहा है यहां पे, न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा, जिसके कारण ये दिन ब दिन गर्म होते गया और गर्म होकर के क्या बनाया, सोलर सिस्टम बनाया। या फिर हम बोल सकते हैं कि इसने क्या बनाया, सन। और इसी सन को सेंटर मान के, ठीक है, इसी सन को, हमारे सूरज चाचू को सेंटर मान के बाकी प्लैनेट्स इसके अराउंड घूमने लगे। ठीक है, बाकी प्लैनेट्स के अराउंड क्या हो गए, घूमने लग गए। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि भाई बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है। तो बिग बैंग थ्योरी होने का सबसे मेन रीजन क्या है, तो बोलना थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद में एक्सपांसन हुआ, एक्सपांसन के कारण धीरे से टेम्परेचर कम हुआ, ग्रेविटी के कारण में डस्ट पार्टिकल, क्लाउड और गैसेस जो है एक दूसरे के पास आ गए, बड़ा सा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना, और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नेबुला। इसी नेबुला में दिन के दिन गर्म होकर के वो सन बनाया या सोलर सिस्टम बनाया, और अदर नेबुला धीरे से ठंडे हो गए, कंडेंस हो गए, कंडेंस होकर के इसने बनाया क्या, प्लैनेट। और प्लैनेट में हम बात करते हैं किसका, अर्थ का। और याद रखना यूनिवर्स कब बना है, यदि हम यूनिवर्स को छोड़ दो हमारे प्लैनेट की बात करें तो बेटा इसके लिए याद रखना, ठीक है, इसके लिए डेटा याद रखना। देखो फर्स्ट पहले तो हम ले लेते हैं अर्थ कब बना, ठीक है। अर्थ के बाद में हमारा प्रोकैरियोट कब आया, प्रोकैरियोट के बाद में यूकैरियोट कब आया, यूकैरियोट तो अभी आया 1.5 बिलियन ईयर एगो। बाया याद रखना, BYA 1.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। 3.5 बिलियन ईयर एगो, 3.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। और तुम्हारा अर्थ का डेवलपमेंट, हालांकि 3.5 और एनसीईआरटी में देखोगे तो 4 बिलियन ईयर एगो दिया हुआ है। ये डेटा आपका मिसमैच हो सकता है, देख लो डेटा में हमारे पास होगा बिग बैंग थ्योरी में क्या क्या है। तो याद रखो बेटा, इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 20 अरब वर्ष पहले एक विनाशकारी विस्फोट हुआ था जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, ठीक है। तो एक डेटा तो तुम्हारे काम का है 20 बिलियन ईयर एगो। तो क्यों ना अपन ये जो विस्फोट हुआ है वहां पे समय टाइमलाइन में डाल दें, कब हुआ भैया, 20 बाया में ये बड़ा सा विस्फोट हुआ, ठीक है। चलो ये तो डेटा मिल गया अपने को, ओके ठीक है। विस्फोट होने के बाद क्या हुआ, एक एक बात यहां पे लाइन के साथ लिखी हुई, आफ्टर दिस ह्यूज एक्सप्लोजन द यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपांडिंग, फैलते गए। फैलने के कारण क्या हो गया, टेम्परेचर स्टार्टेड टू डिक्रीज स्लोली। देखो टेम्परेचर कम होते जा रहा है, मगर ऐसा मत बोलना कि कम हो गया, ठंडा है, छुओगे तो जल जाओगे, इतना गर्म है अभी, ओके। लार्ज क्लाउड ऑफ गैसेस वर फॉर्म्ड, ओके, लार्ज क्लाउडेड बन गई, विच देन कम टुगेदर ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने बताई ना। और ये फ्लैटेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना लिए, जिसको हमने क्या बोला, नेब्यूला या नेब्यूली कहा। हिंदी में देख लो, बड़े गैस के बादल बने जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एकत्र होकर चपटी संरचनाएं बनी, जिन्हें निहारिकाएं या नेबुला कहा जाता है। ओके, वन सच नेबुला, इनमें से एक नेबुला कौन बन गया, सोलर नेबुला, दैट गिव राइज टू द सोलर सिस्टम। यही बनके हमारा सोलर सिस्टम बना। एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सोलर नेबुला बिकम द हॉटर, बीच का जो पार्ट है वो हॉट होते गया और बन गया सन। एंड रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स क्या बन गए, तुम्हारे प्लैनेट बन गए। देखो पूरा लिखा है, द रिमेनिंग गैस एंड डस्ट पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड द सन कंबाइंड टू फॉर्म प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ। तुम्हारे अर्थ का फॉर्मेशन हो गया, और अर्थ के फॉर्मेशन के लिए डेटा 4.5 लेके चलना है। ये स्टार पॉइंट है 20 और 4.5, तो क्यों ना हम उस पेज में डेटा को डाल दें। ये तुम्हारा हो जाएगा 4.5 बिलियन ईयर एगो, तीनों डेटा। आप अपने एग्जाम में ये डेटा ही याद करेंगे तभी काम चलेगा, क्योंकि डेटा ही आएगा, ठीक है। और हाँ, थ्योरी एग्जाम है तो अलग बात है, आप पूरे डेटा जितना मैंने आपको प्रोवाइड किया सबको नोट कर दो, आपको नंबर मिल जाएगा। ओके चलिए,
तो ये तो हो गया, डेवलपमेंट की बात भी हो गई। ठीक है, अब देखते हैं, ये तुम्हारा हो गया बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी में तुम्हारा साइंटिस्ट का मानना है, ठीक है, ये देखो लिखा है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। वाह क्या बात है। एट द फर्स्ट देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ। अभी जब अर्थ बना होगा तो यहां अभी कोई भी वातावरण एटमॉस्फेयर नहीं है। एन एटमॉस्फेयर डेवलप लेटर ओवर टाइम। बहुत सालों के बाद पृथ्वी में आपके वातावरण का डेवलपमेंट धीरे धीरे, देखो हमेशा इवोल्यूशन कैसे होगा, स्लोली स्लोली धीरे धीरे होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा आपके बहुत बढ़िया टॉपिक्स में, जिसको हम कहते हैं बेसिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। इवोल्यूशन को समझाने के लिए कई लोगों ने कुछ ना कुछ थ्योरी आपको प्रोवाइड किया है, और वो थ्योरी को लाइन बाय लाइन समझना है। और हां, कंटेंट में लाया हूं, हमारे फादर हैं बेटा जिसका नाम है सोरेज, जिसको सुरेश कुमार मत बोल देना, ठीक है। तो फादर सोरेज है जिन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की, द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है, द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस बिलीव एंड वाज मेनली सपोर्टेड बाय द फादर सोरेज। क्या कहते हैं इस थ्योरी के अनुसार स्पेशल क्रिएशन क्या है? तो बेटा पहले के प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म देखते जाओ, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म और आज के मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये ले लेते हैं मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। अब इनका कहना है कि आज जो लोगों को हम देख रहे हैं, वी कैन सी टुडेज ऑर्गेनिज्म is same as a primitive, there is no change, nothing to do anything बोलता है, मतलब आज तक कुछ हुआ ही नहीं है, no changes, ठीक है। क्या बोल रहे ध्यान दो, no changes, no mutation, क्योंकि भैया चेंजेस तो कहां होता है, म्यूटेशन में होता है। तो ना तो म्यूटेशन हुआ और ना तो कोई चेंजेस हुआ, सेम एज अ प्रिमिटिव टाइप विदाउट एनी चेंजेस और मॉडिफिकेशन। कोई भी मतलब प्रिमिटिव लाइफ में और आज के लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। आज जो लोग जैसे हैं, जैसे ऐसा टी शर्ट पहन रहा हूं, ऐसा स्पेक्स पहन रहा हूं, ऐसा घड़ी पहन रहा हूं, ऐसा सब सेम था, ठीक है। दिमाग चकरा गया। ये जब बोले कि भैया कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, तब जाके लोगों का दिमाग खराब हुआ। क्या कहता है, all living organisms were created exactly as they are today। मतलब सभी जीवों की रचना वैसे ही हुई है जैसे वे आज, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। मैंने बोला ना देयर इज नो चेंज, ओके। आगे क्या बोलता है भाई, तो देखो, नो चेंज इन द लिविंग बीइंग्स हैज हैपेंड सिंस द क्रिएशन एंड देयर इज नो चेंज विल अकर इन द फ्यूचर। मतलब जब इनका क्रिएशन हुआ तो भी कोई चेंज नहीं हुई थी, और आज भी आगे भी कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा हमारे चच्चा का मानना है। और ये क्या बोलता है, सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी तो अभी अभी बनी है भैया, 4 दिन पहले पृथ्वी बनी है बोल रहा है। देखो 4 दिन पहले बोलता है, मात्र 4000 साल पहले हमारे पृथ्वी का ओरिजिन हुआ है। एक ऐसा पूर्वक आदमी है भाई, एक ऐसा पूर्वक आदमी है। यदि 4000 साल पहले हमारा अर्थ बना होता तो हम ऐसे होते कहां, ऐसा हम में डेवलपमेंट होता क्या बाबू, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। बड़ा नहीं, पता नहीं, अजीब सा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, ये जो हमारे पप्पा हैं जो ऐसे फेंक रहे थे, है ना, कौन ये, इन पप्पा को मजा चखाने के लिए कौन आ गया, 19th सेंचुरी में हमारे दादाजी आ गए, हमारे बड़े चच्चा आ गए, कौन, डार्विन और अल्फ्रेड वैलेस। इन्होंने बताया कि आज की लाइफ और प्रिमिटिव लाइफ, फॉसिल स्टडी हुई, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सामने आए, तब जाके इनको बताया गया कि चच्चा जो आप बोल रहे तो वो तो एकदम सरासर गलत है, आप झूठ बोल रहे हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जल ही जीवन है, इसलिए बार बार पीना पड़ता है, ठीक है। तो भाई
बात समझ में आ गई? देख लो, हालांकि 19 या 19वीं शताब्दी में इस सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड वैलेस जैसे वैज्ञानिकों ने चुनौती दी, जिन्होंने जीवाश्मों से यह स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया कि जीवों में समय के साथ परिवर्तन होता है और पृथ्वी की आयु अरबों वर्षों की है। मतलब अरबों करोड़ों वर्षों पहले हमारे पृथ्वी, हमारे अर्थ का ओरिजिन हुआ है, ना कि अभी मात्र 4000 साल पहले। ओके ओके, चलिए सेकेंड थ्योरी आया। अब देखो, अब लोगों का और बोल बच्चन करने वाले लोगों का कोई कमी नहीं है, आते जाएंगे फेंकते जाएंगे, तुम लपेटते जाना। चलो लपेटते हैं। क्या बोलता है? कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी। तो भैया कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी के अकॉर्डिंग एक प्लैनेट है बेटा, दूसरा प्लैनेट हमका नहीं पता ही कौन सा प्लैनेट है, और इस प्लैनेट में एक लाइफ का फॉर्म है। ऐसा कुछ बना देता हूं। ये कौन है बेटा? स्पोर। कौन है ये? स्पोर है। मतलब ये बोल रहा है एक प्लैनेट है, अदर प्लैनेट से लाइफ का एक फॉर्म नीचे गिरा। कहां गिरा? हमारे दुनिया में, हमारे ई गोला में गिरा। कौन से गोले में? ई गोले में। इसका नाम क्या है? अर्थ। बढ़िया। तो अर्थ में स्पोर गिरा, ये गिरा, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड। मतलब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लाइफ कम फ्रॉम, या ओरिजिनेटेड फ्रॉम भी बोलते हो, ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ठीक है, अदर प्लैनेट। लो, दूसरे प्लैनेट से लाइफ का ओरिजिन हुआ है, हमने कुछ नहीं किया, हमारे धरती माता ने कुछ नहीं किया है, बाहर से लोग आए और लोग आकर के स्पोर छोड़ दिए, और वो जो स्पोर है वो बेहतर लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया। ये टोटली फेकोलॉजी है। चलो फेंकते हुए लिखते हैं। ये थ्योरी कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइफ डिड नॉट स्टार्ट ऑन अर्थ। इस दुनिया में लाइफ स्टार्ट नहीं हुआ है। कहां से आया है? बाहर। इंस्टेड इट कम फ्रॉम, यहां से पॉइंट नोट करना, इट कम फ्रॉम द आउटर स्पेस। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट अ टाइनी लाइफ फॉर्म कॉल्ड स्पोर, ये की पॉइंट है, ये स्टार पॉइंट है, might have traveled from the other planet through comet or meteors and started life on earth। मतलब बढ़िया वो आया दूसरे प्लैनेट से, आते आते गिरते गिरते आया, हमारे दुनिया में गिर गया, हमारे दुनिया में पानी मिलने के कारण हो सकता है वो बेहतर कर गया, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो कहने वाला कोई और है, ठीक है। गिक तुम्हारे ग्रीक के फिलोसोफर हैं, जो नीचे लिखा देखो, दिस आइडिया इज कॉल्ड पेंसपर्मिया एंड सम एस्ट्रोनॉम्स स्टिल फाइंड दिस थ्योरी इंटरेस्टिंगली। मतलब आज भी कुछ एस्ट्रोनॉम्स हैं जो इस थ्योरी को मानते हैं, ठीक है, बढ़िया बात है, ठीक है, मानने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो लिखने में काम आ जाएगा। याद रखना, कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी मानता है कि लाइफ बाहर से आई है। चलो, अब लाइफ बाहर से आई है, इस बात को मैं पचा ही नहीं पा रहा था कि हमारे वो साइंटिस्ट क्रिक, वाटसन क्रिक वाला क्रिक याद है ना आपको? वाटसन क्रिक का जो क्रिक साइंटिस्ट है, वो मोल बायोलॉजी में इतना बेहतर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया, और दिमाग खराब होने के बाद वो कहता है नहीं, मैं मोल बायोलॉजी के साथ साथ इवोल्यूशन में भी कुछ बोल बच्चन करेंगे। आ गए वो बोल बच्चन करने लग गए हैं। देखो कैटाट्रोपिस, अच्छा इसके एक मिनट, कैटाट्रोपिस को बाद में बताता हूं, पहले ये बता देता हूं कहां गया रे पूर्वक ये, क्योंकि एक थ्योरी कहां गया भाई, डायरेक्ट पेंसपर्मिया थ्योरी कहां गया? अच्छा उसकी नंबरिंग नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं यहां पे ऐड कर देता हूं, कोई इशू नहीं है। वो है बेटा तुम्हारा डायरेक्ट पेंसपर्मिया थ्योरी। तो इसके बाद में एक और पेंसपर्मिया थ्योरी आया था जिसको कहते हैं डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट पेंसपर्मिया थ्योरी, ठीक है, प्रपोज्ड बाय क्रिक।
ठीक है, क्रिक ने इसको प्रपोज किया था। क्या कहता है, इसका भी कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। देखो यहां पे पेंसपर्मिया बोल रहा है, पेंसपर्मिया। एक्चुअल में इनका कहना यह है कि वही सेम कॉन्सेप्ट ना, कोई नया नहीं, ये कोई दूसरा प्लैनेट है, प्लैनेट से कोई स्पोर आया है ऐसा हमने सुना था। अभी ये कह रहा है कि नहीं, अर्थ में दूसरे प्लैनेट से देखो लाइफ इंटेंशनली सेंड, देखो इसके अकॉर्डिंग ये बोलता है लाइफ फॉर्म, जिसको तुम स्पोर कह रहे हो, ठीक है, लाइफ फॉर्म या स्पोर इंटेंशनली सेंड टू अर्थ टू एक्वायर या यूटिलाइज, जो भी तुम कहो, टू एक्वायर या यूटिलाइज कह सकते हैं, टू यूटिलाइज ऑल थिंग्स ऑन अर्थ। मतलब ये नया थ्योरी नहीं है, सेम वैसा ही थ्योरी है, पेंसपर्मिया थ्योरी के जैसा है। मगर पेंसपर्मिया थ्योरी में क्या बोल रहे हैं कि बाइफॉल्ट दूसरे ग्रह से एक कोई स्पोर आया, लाइफ फॉर्म आया जो हमारे अर्थ में गिरा और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति या ओरिजिन हो गई। क्रिक कहता है कि नहीं, अपने आप नहीं आया होगा भैया, हमसे भी इंटेलिजेंट लोग वहां रहते हैं। ध्यान देना, हमसे भी इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, मतलब इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म इंटेंशनली सेंड द लाइफ फॉर्म और स्पोर टू द अर्थ। किस लिए? ताकि पूरे अर्थ को मैं एक्वायर कर सकूं या फिर यूटिलाइज कर सकूं, मतलब यहां के रिसोर्सेस को वो क्या कर सके, यूटिलाइज, हड़प सके बोल सकते हैं। हड़पने के लिए दूसरे ग्रह से हमसे इंटेलिजेंट लोगों ने स्पोर को छोड़ दिया और आज देख लो हमारे जैसे लोग अर्थ को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये एक नया थ्योरी आया, डायरेक्ट पेंसपर्मिया थ्योरी। हालांकि इसका कंटेंट मैं इसमें ऐड करना भूल गया हूं। कैटाट्रॉपिक थ्योरी, नाम से ही समझ में आ रहा है, कैटाट्रॉपिक थ्योरी, प्रलयकारी सिद्धांत। क्या बोल रहे हैं? प्रलयकारी सिद्धांत। देखो अचानक से, ठीक है, सडन क्या हुआ होगा, नेचुरल कैलेमिटीज हुआ बोलता है। देखो ध्यान दो, नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है। अचानक से प्राकृतिक आपदा होने के कारण, ठीक है, आपदा होने के कारण मतलब तुम ले सकते हो फ्लड, ठीक है, और ले सकते हो तुम अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक ले सकते हो। और क्या ले सकते हो भाई, बोलो भाई, ज्वालामुखी जिसको बोल रहे हैं, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, और अदर चीजों में जैसे कि ड्रॉट हो गया। जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज है अचानक हुआ, और अचानक होने के कारण क्या हो गया, चेंजेस इन इन्वायरमेंट। आपके इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हुआ बेटा, और चेंजेस होने से ओरिजिन हो गई उसकी, जिसको तुम लाना चाहते हो, ओरिजिन ऑफ लाइफ। सिंपल, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रलयकारी सिद्धांत या प्रलय के कारण या नेचुरल आपदाओं के कारण, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गई, ठीक है, ड्रॉट हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, सुनामी हो गया, जो भी तुम जानते हो, इन सब के कारण हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हुई, और चेंजेस होने के कारण, ठीक है, ओरिजिन हुआ है किसका, लाइफ का बोलता है। देखो पॉइंट, ये थ्योरी को प्रपोज किया है बेटा किसने, जॉर्ज क्यूवियर ने। ये स्टार पॉइंट मार्क कर लेना है इसको। जॉर्ज क्यूवियर ने प्रपोज किया है, कब? ये एक तरह के फ्रेंच नेचुरलिस्ट हैं जिन्होंने अर्ली 19th सेंचुरी में इस कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड किया था। कैटाट्रॉपिक थ्योरी कहता है बेटा, चेंजेस इन अर्थ जियोलॉजी एंड लाइफ फॉर्म बाय सडन। मैंने पॉइंट यूज किया, देखो सडन, देखो मैंने सडन यूज किया है, ओके, ठीक है। क्या हुआ होगा, तो यहां क्या हुआ है बेटा, इट सजेस्टेड दैट द अर्थ फीचर वर शेप्ड बाय कैटाट्रॉपिक इवेंट लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, है ना, वॉल्कोनिक इरप्शन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब अचानक से
बाढ़ आई होगी, भूकंप आई होगी, ज्वालामुखी आई होगी, सूखा आया होगा, और उसके कारण जो चेंजेस हुई उसी से इस दुनिया का ओरिजिन हुआ है। एंड इच कैटास्ट्रॉफ कॉज्ड मास एक्सटिंक्शन, है ना। जब भी अचानक से प्रलय आएगा, जैसे आपको पता है डायनासोर एक बार में मर गए। कैसे मर गए? अचानक से उल्का पिंड एस्टेरॉइड फॉल हुआ, पूरे डायनासोर की बॉडी साइज बहुत ज्यादा थी, कहीं छुप नहीं पाए और मर गए। मगर छोटे एनिमल्स नहीं मरे, बच गए, तभी तो आज हम लोग हैं यहां पे। तो वैसे ही हर आपदा ने बड़े पैमाने में विलुप्ति की और उसके बाद नए जीव नए रूप में क्या होते गए, प्रकट होते गए, बनते गए। ऐसा कहता है, ठीक है, हाइपोथेसिस है, सही नहीं है, मैं मानता हूं, बट एक कॉन्सेप्ट तो है। और कई बार ये सही भी लगता है बेटा, क्योंकि आपने देखा होगा त्रेता युग या द्वापर युग, अलग अलग युग में आने के समय जो हम पुराणों में देखते हैं कि वो एक कहानी मुझे ज्यादा याद नहीं है, मैं थोड़ा सा ज्यादा धार्मिक नहीं हूं, बट धार्मिक हूं, ठीक है, धार्मिक हूं भैया। तो वो है ना, नाव में बैठ के भगवान जो है वो पार कराते हैं, बीज लेके जाते हैं, एक नया दुनिया बसाते हैं। वैसे ही हुआ होगा, क्योंकि हर प्रलय के बाद कुछ नया सवेरा होता है, और वही कॉन्सेप्ट तुम्हारे कैटाट्रॉपिज्म में बताते हैं, ठीक है। इस थ्योरी में देखो, क्यूवियर बिलीव करते थे कि डिफरेंट लेयर ऑफ फॉसिल रिप्रेजेंट द डिफरेंट कैटाट्रॉपिक इवेंट। बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है भाई। आपको यदि ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट लेयर दिख रहे हैं फॉसिल के फॉर्म में, जीवाश्म के फॉर्म में, अलग अलग लेयर में क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि अलग अलग समय में अचानक से क्या आया होगा, ये प्रलय आया होगा, ठीक है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन वाज नॉट अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। अभी तक जो बोल रहे थे ना कि इवोल्यूशन स्लो है, ग्रेजुअल है, वो गलत है, क्योंकि ये तो कैसे हुआ है, सडन हुआ है, ठीक है, अचानक से हुआ है, क्योंकि भैया वो अर्थक्वेक आएगा और अचानक से ही होगा। एंड कैटाट्रॉपिज्म वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय यूनिफॉर्मिटिज्म व्हिच एम्फसाइजेस स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ, इसके अकॉर्डिंग तो इवोल्यूशन बहुत फास्ट हुआ है, मगर हाँ भाई, सही माना जाए तो इवोल्यूशन स्लो ही हुआ है, ये मॉडल एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। बट हाँ, मॉडर्न साइंस एक्सेप्टेड दैट बोथ कैटाट्रॉपिक एंड ग्रेजुअल इवेंट्स हैव शेप्ड द अर्थ। मतलब अर्थ को बनने में, अर्थ के ओरिजिन होने में स्लो और फास्ट प्रोसेस दोनों कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा माना जाता है, बट क्लियर नहीं है। आज से करोड़ों साल पहले जब इंसान नहीं थे, तो पहले क्या हुआ होगा वो कोई नहीं बता सकता, है ना, बता तो नहीं सकते, बट एजम्पशन तो रख सकते हैं, हाइपोथेसिस तो रख सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तुम्हारी थ्योरी आई, ठीक है, इसीलिए हम मानते गए कि सबसे पहले थ्योरी आई तुम्हारी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन आया। उसके बाद बेटा पेंसपर्मिया थ्योरी आया, पेंसपर्मिया थ्योरी के बाद आया तुम्हारा डायरेक्ट पेंसपर्मिया थ्योरी आया, और डायरेक्ट पेंसपर्मिया थ्योरी के बाद में कैटाट्रॉपिज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आया, और कैटाट्रॉपिज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बाद में अब जो थ्योरी आएगा, यहां से कुछ काम की चीजें स्टार्ट होगी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ए बायोजेनेसिस, स्वतः स्फूर्त उत्पत्ति सिद्धांत, ठीक है। क्या होता है ये, क्या होता है भाई? ए बायोजेनेसिस, अपने आप बनने की बात कर रहे हैं। देखो तो ये कहता है बेटा नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखो, नॉन लिविंग थिंग्स, क्या क्या, स्ट्रॉ एंड मड, चिकला माटी, ठीक है, यही तो है, मिट्टी, ठीक है, कीचड़। तो इनका इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसी से ओरिजिन हुआ है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ क्या बोलता है, लाइफ, इसने सब बना दिया, सब बना दो। इन्होंने इसी से रेप्टाइल बनाया, इसी ने इससे मैमल बनाया, और ना जाने क्या क्या बनाया होगा, इसने ऐसा कहा। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ए बायोजेनेसिस थ्योरी, ये कहता है, ग्रीक फिलोसोफर है, इनके जो इस कहावत को मानने वाले जो हैं वो ग्रीक फिलोसोफर है, उनका कहना है कि नॉन लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग्स का ओरिजिन हुआ है। ये बात गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पहली बार जब लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होंगे, किससे बने होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। बट वो नॉन लिविंग थिंग्स का जो एग्जांपल है वो गलत है। स्ट्रॉ एंड मड,
चिकला मिट्टी, ठीक है, कीचड़, गीला मिट्टी। नील रिवर की बात करते थे इस समय, नील्स रिवर की बात करते थे बेटा, तो नील रिवर का पानी इनके लिए अमृत था। ग्रीक फिलोसोफर हैं तो ऐसा मान रहे हैं, बोलते हैं कि इसी में सनलाइट पड़ने से, या सनलाइट नहीं बोलोगे तो सिर्फ लाइट ही बोल दो अभी, कि अचानक से इसमें लाइट पड़ा, टेम्परेचर मिला इसको, और इन सब के कारण ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गई। और क्या क्या कहता है देखो, ये किसकी थ्योरी है, तो याद रखना ये किसी इंडिविजुअल की नहीं है, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर का है, फेकोलॉजी है एक तरह से। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ, ये की पॉइंट है, लाइफ कुड अराइज सडनली फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल सच एज मड एंड डिकेइंग मैटर, सड़े गले पदार्थों से और कीचड़ से अचानक इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके अनुसार जीवन निर्जीव पदार्थों जैसे कीचड़ एवं सड़ती हुई वस्तुओं से अचानक उत्पन्न हुई है। ये मानते थे, देखो ये मानते थे कि फिश, फ्रॉग या क्रोकोडाइल ये सब जो है वो अचानक से बन गए कीचड़ में। और वो कीचड़ कौन सा था, तो रिवर लाइक द नील व्हेन इट वाज हीटेड बाय सनलाइट। मैंने बताया, देखो इतनी सारी बातें तुमको मैं नोट करने के लिए दे रहा हूं, बट हां इतने से भी काम चल जाएगा आपको यदि आपको एमसीक्यू की तैयारी करनी है। मगर आपको यदि थ्योरी की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको पूरा पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया हूं, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो आपके लिए की पॉइंट है, जिसको कॉम्पिटिटिव के कैंडिडेट्स नोट करेंगे, और जो थ्योरी वाले कैंडिडेट्स होंगे वो पूरे चीजों को नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ ये लिखा तो है 4th नंबर थ्योरी, मगर ये 5th नंबर की थ्योरी है, क्योंकि उस एक थ्योरी हमने ऐड किया, डायरेक्ट पेंसपर्मिया थ्योरी, है ना, डायरेक्ट पेंसपर्मिया थ्योरी हमने ऐड किया। तो अब बात सुनो कि भाई ये जो तुम्हारा पहली बार जो कॉन्सेप्ट आया बायोजेनेसिस, इस थ्योरी को हार्वे एंड हक्सले ने प्रपोज किया है। थ्योरी का नाम क्या है, हार्वे एंड हक्सले ने बायोजेनेसिस थ्योरी प्रपोज किया है। इस थ्योरी के कई सारे नाम है बेटा, ऑटोजेनेसिस, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलेंगे, ऑटोजेनेसिस। ऑटोजेनेसिस मतलब अपने आप बनने का प्रोसेस ऑटोजेनेसिस है। और एक नाम और है मेरे ख्याल से, क्या लिखा है क्या, एक नाम और लिखा है क्या, नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑटोजेनेसिस या फिर बायोजेनेसिस कहते हैं, ये क्या कहता है कि ओमनीज वाइवम एक्स ओवो और विवो, ही स्टेटेड दैट, देख लो क्या पॉइंट बोल रहा हूं मैं, ही, इन्होंने कहा, ही स्टेटेड दैट ओमनीज वाइवम एक्स ओवो और क्या कहा बेटा, वीवो, मतलब ओप्पो और वीवो का फोन ले लो जिंदगी तबाह हो जाएगी, ऐसा बोल दिया उस समय, बोल दिया। देखो उस समय ओप्पो और वीवो आया ही नहीं था, मगर उस समय सब पहले से ही बोल दिया है कि ओमनीज वाइवम एक्स ओवो और वीवो। कहां होता है ये, हमको तो छत्तीसगढ़ी समझ में नहीं आती है, ये कौन से वर्ड है भाई, ये इंग्लिश है, नो ये इंग्लिश नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, तो इसकी जो मीनिंग है बेटा वो होता है एवरी ऑर्गेनिज्म या एवरी लिविंग फॉर्म, ठीक है, एवरी लिविंग फॉर्म, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म, समझ में आ रहा है, याद है आपको, ई सेल ओमनी सेलुला ई सेलुला रोडोल्फ विर्को ने कहा था, मतलब एवरी सेल अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, वैसा ही कंटेंट ये बोल रहा है, एवरी लिविंग फॉर्म अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म, मतलब प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म पहले से रहे होंगे जिससे ओरिजिन हुआ होगा, ओरिजिन ऑफ क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट लाइफ फॉर्म। हालांकि ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि ये कैसे बना, पहले से लाइफ यदि प्रेजेंट है
ये बना कैसे पूर्वक? ये तो वही बात हो गई कि मुर्गी पहले आया या अंडा। मैं कहूंगा अंडा पहले आया मुर्गी बाद में, तो अंडा दिया कौन? पोल्ट्री फार्म वाले भैया ने दिया क्या? ठीक है, तो बड़ा कंफ्यूजन है। अब ये बोल रहा है भैया कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से ही ओरिजिन हुआ है लाइफ का, मगर इसने बिल्कुल ये नहीं बताया कि ये बंदा कैसे आया, इस बंदे का ओरिजिन कैसे हुआ। तो चलो इस पॉइंट को पूरा देख लेते हैं, हार्वे एंड हक्सले भैया ने क्या क्या बोला। ठीक है, सबसे पहले दे बिलीव दैट लाइफ कैन ओनली कम फ्रॉम व्हाट? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये की पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना, अच्छे से मार्क कर लेना भैया। रेड पेन मार्क कर लेता हूं, रेड पेन डाल देता हूं। चले दूसरी बात, इनका स्टेटमेंट स्टार पॉइंट है, याद रखना। ये नहीं लिखोगे तो बायोजेनेसिस थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। ओमनीज वाइवम एक्स ओवो और विवो, इसका मतलब है ऑल लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, कम फ्रॉम लाइफ। यहां लिख लेना प्री एग्जिस्टिंग ना, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ये आए हैं, या बोल देना। इसको सपोर्ट करने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए, इंक्लूडिंग, ठीक है, फ्रांसिस्को रेडी, ठीक है, लराजो, स्पेनजनी, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसको हम आज पढ़ेंगे, अभी कंप्लीट करेंगे इसको, लुई पास्चर एक्सपेरिमेंट। तो बायोजेनेसिस थ्योरी पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सही है, यदि मैं आपको बोलूं सही है, बट कंप्लीटली सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक वर्ड यूज कर दिया प्री एग्जिस्टिंग, और पहले वाला ऑर्गेनिज्म कैसे आया पता ही नहीं है। ठीक है, चिल्लाते चिल्लाते सर दर्द कर रहा है भैया, थोड़ा रुकना पड़ेगा, बट कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, अपन आगे बढ़ेंगे। इन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिससे प्रूफ होता है कि हां, लाइफ नॉन लिविंग थिंग से तो बिल्कुल नहीं आए हैं। ये जो बोल रहे थे ना स्ट्रॉ एंड मड से आए हैं, तो इससे तो बिल्कुल भी नहीं आए हैं। इसको प्रूफ करने के लिए चलो मैं आपको दिखाता हूं, ये कंटेंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। देखो, फेमस एक्सपेरिमेंट बाय लुई पास्चर, ठीक है, फेमस एक्सपेरिमेंट बाय लुई पास्चर। कितना ड्यूरेशन हुई गवाह? 1 घंटे का ड्यूरेशन हो गया है, कोई बात नहीं। अपन एक काम करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट कवर कर लेते हैं, पहले लुई पास्चर के एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, और बेटा ओपेरिन हेल्डेन एक्सपेरिमेंट, जो कि हर एग्जाम का की पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आता है? ओपेरिन हेल्डेन एक्सपेरिमेंट से आता है, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट से आता है, लुई पास्चर से आता है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको ना ये प्रोवाइड कर देता हूं, लुई पास्चर एक्सपेरिमेंट, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। लुई पास्चर ने क्या किया, इनके एक्सपेरिमेंट को एक और नाम से जानते हैं बेटा, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। देखो तो क्या नाम है? स्वान नेक, ठीक है, फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं, 2 हमको लेना है, वो दिख रहा है, देखो, ठीक है। चैट जीपीटी से मैंने बढ़िया वाला डायग्राम लाया हमारे लुई पास्चर भैया का। देखो, लुई पास्चर जो बीकर पकड़ के रखे हुए हैं, उस बीकर को हम यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इन्होंने एक बीकर लिया, एक फ्लास्क लिया बेटा, जिसके गर्दन लंबे थे ऐसे, इसी को स्वान नेक फ्लास्क कहते हैं। एक में इन्होंने एज इट इज रखा, एक में इन्होंने तोड़ दिया, इसके अंदर में रख दिया है ईस्ट का सिरप। ठीक है, इसमें ईस्ट है, ईस्ट फर्मेंटेशन करेगा, फर्मेंटेशन करेगा तो शुगर सॉल्यूशन बनेगा। यहां पे ईस्ट डला हुआ है, और ये एक्चुअल में फर्मेंटेड शुगर प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या है? ये शुगर का प्रोडक्ट है, भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, सेम बीकर, हमको क्या करना है, 2 बीकर बनाने हैं, तो एक ऐसा करके, और इसको ऐसे यहीं से तोड़ दो। ये देखो बीकर टूटा हुआ है, और एक बीकर को जैसा पहले था वैसे ही रखना, इसमें छेड़खानी नहीं करना है। ठीक है, लंबा गर्दन वाला बीकर, और जिसको हम ना ब्लॉक भी कर देते हैं। चलो इसको ब्लॉक कर देते हैं, मतलब इस पाथवे से, इस रास्ते से कोई नहीं जा पाए, और ये खुला है, ओपन है। ठीक है, ओपन है। 2 हो गया, 2 एक्सपेरिमेंट हो गए, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। देख लो, हमने क्या किया, एक ईस्ट शुगर सॉल्यूशन लिया, किसमें? स्वान नेक फ्लास्क में,
और एक स्वान नेक फ्लास्क के गर्दन को तोड़ दिया और एक को एज इट इज रखा। उबाल दो इसको, आग से उबाल दो। ठीक है, तो मैंने इसको आग से बेटा उगाल दिया और ये ऐसे ऐसे गर्म होते गया, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ये खोलने के बाद जो केमिकल है, इसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ईस्ट किल्ड हो गया है। ठीक है, जो ईस्ट थे वो मर गए हैं। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, कोई चेंजेस नहीं। यहां भी हमने क्या किया, इसको उबाल दिया। इसमें भी जो शुगर सॉल्यूशन रखा हुआ है वो ठीक है, न्यूट्रिशन है, मीडियम है, मगर ईस्ट जो है क्या है बेटा, किल्ड है। ठीक है, अब इसको कुछ टाइम तक इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं। चलो इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेशन, इसको भी हम करते हैं इंक्यूबेशन। कुछ समय तक इंक्यूबेट करने के बाद मुझे यह समझ में आया कि इस बीकर के अंदर, ठीक है, इस फ्लास्क के अंदर में, इस फ्लास्क के अंदर में डिफरेंट माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स की बात करूं, और यदि मैं फ्लाई की बात करूं, और यदि मैं बात करूं इंसेक्ट की, ऐसे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे आने लग गए। आने लग गए मतलब इन द सेंस, ये तो ओपन है बेटा, पैक्ड नहीं है, तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो सीधे उस न्यूट्रिशन को फीड करने के लिए पहले माइक्रोब आया, माइक्रोब ने उसको फीड किया तो स्मेल आई, स्मेल आने से फ्लाई आया और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यहां पे आ गए। अब ए बायोजेनेसिस थ्योरी तो सही है, क्योंकि यहां तो नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट है, नॉन लिविंग मैटर है, उस नॉन लिविंग से लिविंग थिंग्स बन रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब यदि ए बायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट सही होता तो इस वाले बीकर में, इस वाले फ्लास्क में, जिसको तुमने एयर टाइट कर दिया है, ये पूरा एयर टाइट है। ठीक है, एयर टाइट में कोई भी माइक्रोब अंदर नहीं जा सकता, माइक्रोब की एंट्री नहीं हो सकती। अब बताओ, इस ईस्ट के सॉल्यूशन में माइक्रोब की एंट्री नहीं हो सकती, तो क्या कोई ऑर्गेनिज्म या फ्लाई या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वहां पे मिलेगा? यहां पे कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ, नो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये माइक्रोब फ्री था, ये क्या था, माइक्रोब फ्री था। तो मुझे लगता है कि मान लो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है ये, और इसको मैं मान लेता हूं एक्सपेरिमेंट नंबर 2, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि नॉन लिविंग थिंग शुगर सॉल्यूशन से किसी लिविंग थिंग का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे चच्चा ने, लुई पाश्चर भैया ने, हमारे चच्चा ने क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि यस, एवरी लाइफ अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग से इसका ओरिजिन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चलो पढ़ते हैं क्या क्या बोल रहा है। लुई पाश्चर ने वेल नोन एक्सपेरिमेंट किया, इसका नाम क्या था, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, स्टार पॉइंट पूछेगा। लुई पाश्चर ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया तो बताना। क्या किया, ही बॉइल अ शुगर सॉल्यूशन कंटेनिंग ईस्ट, ईस्ट कंटेनिंग जो शुगर सॉल्यूशन था उसको बॉइल किया और ये ईस्ट मर गए, ईस्ट के अंदर कोई भी नहीं है। ओके, वन फ्लास्क हैड ओपनड, ब्रोकन फ्लास्क, ब्रोकन नेक वाला है, अलाउिंग द डस्ट एयर टू एंटर, एक फ्लास्क में दोनों जा रहे हैं। द अदर फ्लास्क हैड अ लॉन्ग कर्व्ड नेक, जो इसको स्वान नेक कहते हैं, विच प्रिवेंट द डस्ट फ्रॉम द एंटरिंग, मतलब उसके अंदर वो बिल्कुल भी जा नहीं सकता। ये तीन कंडीशन फॉलो करने के बाद क्या हुआ, इन द ब्रोकन नेक फ्लास्क न्यू लाइफ फॉर्म ग्रो, बट इन द स्वान नेक फ्लास्क देयर इज नो माइक्रोब अपीयर्ड। क्यों? क्योंकि डस्ट एंड जर्म्स जो है वो ट्रैप हो गए तुम्हारे कर्व नेक में, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स बन ही नहीं सकता। इसने तो प्रूव कर दिया ना। ओके ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट लाइफ डज नॉट अराइज, यस क्या प्रूव किया इसने, लाइफ डज नॉट अराइज फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर बट ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो अभी तक मैं 1 घंटे से चिल्ला रहा हूं, जितनी भी थ्योरी मैंने आपको बताई वो सब हाइपोथेटिकल थी और कहीं ना कहीं गलत थी। अभी ये पहला एक्सपेरिमेंट है जो कि
एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है और इन्होंने प्रूव भी किया कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग्स नहीं बन सकता। बट ये भी एकदम से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे चल के मैं बताऊंगा यस नॉन लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन हुआ है, मगर हां वो स्ट्रॉ एंड मड नहीं है, वो आरएनए एंड प्रोटीन है। ठीक है, और आरएनए एंड प्रोटीन से लिविंग फॉर्म को बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, जो कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है। ठीक है, उसके बाद में पूरा डिटेल पढ़ने के बाद में इसका हम केमिकल इवोल्यूशन पढ़ेंगे। केमिकल इवोल्यूशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ ओशन, तुम्हारा समुद्र कैसे बना, प्रिमिटिव ओशन कैसे बना, वो पढ़ेंगे। प्रिमिटिव ओशन के बाद में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, बायोजेनी क्या होता है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद में तुम्हारा प्रोटोसेल, ठीक है, पहला लिविंग सेल प्रोटोसेल कैसे आया, प्रोटोसेल से तुम्हारा ओरिजिन के बाद में प्रोकैरियोटिक सेल कैसे बना, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट के बाद यूकैरियोट कैसे आए। और उसके बाद तुमको मैं कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जो मैंने पहले बताया है कि यूनिवर्स कब बना, 20 मिलियन ईयर एगो, बिलियन ईयर एगो सॉरी, ठीक है। अर्थ का फॉर्मेशन 4.5, पहला प्रोकैरियोट कब आया, तो 4 बिलियन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और ऑथेंटिक बुक की बात करूं तो 3.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, और अर्ली लाइफ फ्रॉम द सिंपल एंड स्लोली इवॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स बीइंग्स बोल रहा है। ठीक है, और यहां पे प्रोकैरियोट का नहीं है, सॉरी यूकैरियोट का नहीं है, तो यूकैरियोट का इवोल्यूशन 1.5 बिलियन ईयर एगो। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यदि छत्तीसगढ़ में, या छत्तीसगढ़ में नहीं, यदि एनसीईआरटी बेस्ड यदि कोई एग्जाम हो रहा हो तो 2 बिलियन ईयर एगो ले लेना, मगर यदि व्यापम का एग्जाम हो रहा है तो उसमें तुम 1.5 ले सकते हो। देख लेना ऑप्शन में दोनों में से एक ही रहेगा, क्योंकि वो वाइस वर्सा कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट तो नहीं करेगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हो गई आज के कंटेंट की बात। बाकी कंटेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, बहुत बेहतर कंटेंट। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं कि मेरे जितने भी बायोलॉजी के एस्पिरेंट हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे और बड़े भी हैं जो मेरे एज के हैं, जो एपी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो मास्टर्स में हैं या जो बीएससी में हैं, मैं सभी को देखते हुए एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, बट आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको आप स्कैन कर लीजिए, आपको नोट्स वहां मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा नोट्स हर एक डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगा। और हाँ भाई, यदि अभी तक नहीं हमारा चैनल सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज फ्री क्लासेस, चाहे वो सीएसईआर नेट हो, सेट हो, पीजीटी हो, नीट हो, बीएससी हो, एमएससी हो, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोलॉजी एग्जाम हो, आपको यहां सुदेश सर बायोलॉजी में फ्री क्लासेस मिलेगी। और इतना चिल्लाने के बाद मैं ही आपको बोलना चाहता हूं, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आगे मैं मिलूंगा आपसे एक बेहतर कंटेंट के साथ, जिसमें मॉडर्न इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो भैया आज के लिए बस इतना ही। भूख और प्यास और मेरे लिम्स के जो मसल्स हैं वो सैचुरेट हो गए हैं, मेरे पैरों में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो गया है, मेरे पैरों में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा विदा दो ताकि मैं जाऊं और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाऊं। सो थैंक यू वेरी मच। जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।